नमस्कार। अगर मुझे चाइनीज भाषा में नमस्कार करना आता तो मैं नमस्कार कर देता आपको। अब मुझे नहीं पता चाइनीज भाषा में नमस्कार कैसे करते हैं, पर यहाँ एक नकारात्मक चित्र चलता है चीन के अंदर। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चीन में जब भी लड़ाई लिखना होता है तो चीन की जो शैली है वो लिखने की, जिसको अपन कहते हैं कि अपनी देवनागरी लिपि, सॉरी, जो लिपि है वो चित्रात्मक है। तो उसमें हर एक जो शब्द को किसके माध्यम से बताया जाता है? चित्रों के माध्यम से। और सबसे कठिन और बड़ी लिपि है, उसमें बहुत सारे वो हिज्जे हैं। हाँ, तो वहां दो औरतों के अगर चित्र बने हुए हैं तो इसका मतलब वो किसकी प्रतीक है? लड़ाई की प्रतीक है। तो वो क्या करते हैं, जब लड़ाई शब्द लिखना होता है तो वो लड़ाई कैसे लिखते हैं? वो दो औरतों के क्या बना देते हैं? चित्र बना देते हैं। तो इसका मतलब उन औरतों के बारे में उनके विचार कैसे हैं? नकारात्मक। चलिए, तो खैर हम चीन की बात कर रहे हैं। और अपना दुर्भाग्य ये है कि हम चीन के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, जबकि वो हमारा पड़ोसी देश है। हम ये तक नहीं जानते कि कन्फ्यूशियसवाद क्या है, जबकि हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि ईसाईवाद क्या है, जिनका हमारे उनका दूर तक कोई संबंध नहीं है ईसाईवाद से। हम उनके समझ देवी देवताओं को, उनके विचारों को, हम यहां तक कि प्रोटेस्टेंट वाद को, कैथोलिक वाद को, प्रोटेस्टेंट क्या सोचते हैं, पूंजीवाद के बारे में क्या सोचते हैं, धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, समाज सब जानते हैं। लेकिन कन्फ्यूशियसवाद के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में बैठा है। तो हम चीन को उतना ही जानते हैं जितना हमें अंग्रेज बताते हैं, जितना हमें अमेरिकन से बताते हैं। तो जो गोरे सोचते हैं ना चीन के बारे में, वही कौन सोचते हैं? हम सोचते हैं। धीरे धीरे हम खुद जिस दिन मंदारिन भाषा को जानने लग जाएंगे, उस दिन हमें चीन के बारे में हमारी जानकारी क्या हो जाएगी? और ज्यादा गहरी हो जाएगी। तो खैर, हम चीन चीन की चर्चा करते करते और एक महान विचारक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है माओ त्से तुंग। हम पाश्चात्य विचारकों में भले ही चर्चा करें, लेकिन ये पश्चिम का तो नहीं है, ये पूर्वी विचारक है। तो हम विचारकों को दो भागों में बांट लेते हैं, एक जो भारत के हैं और एक जो भारत से बाहर के। अब फ्रांस फैनन को हम पाश्चात्य विचारक नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रांस फैनन तो थर्ड वर्ल्ड का है। वैसे ही जैसे चीन थर्ड वर्ल्ड में आता है, तो माओ भी थर्ड वर्ल्ड का है, पश्चिम का नहीं है। तो हम माओ से तुंग की चर्चा करेंगे आज। या सीधा ही माओ कह देते हैं। 1800, या कई बार माओ द जेदांग भी बोलते हैं, 1975 तक। मुझे आज भी ना ऐसे माओ लगता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के 5 7 10 साल रहा होगा। ये कब तक था? 1975 था। और 75 और 7 साल, ही मतलब 80 85 साल जिया ये व्यक्ति। और अपने ऐसा लगता है कि माओ 60 के आसपास चला गया होगा, क्योंकि 75 तक जिंदा था। भारत और पाकिस्तान झगड़ा कर रहे थे जब, तब भी वहां का राष्ट्रपति कौन था चीन का? 71 72 में भी माओ ही था। 1975 तक जिंदा था ही। फिर आया था देंग शाओपेंग। उसकी कई बार क्वेश्चन आता है देंग शाओपेंग पे। जैसे हम एनसीईआरटी 12th की पुस्तक खोलते हैं, पहले ही उसके पेज के ऊपर किसका चित्र आता है? उसके देव वो देंग शाओपेंग और उसके चीन का चित्र आता है, ओपन डोर पॉलिसी आती है। तो 1975 तक जिंदा रहा माओ से। तो अब अपने को चीन से कोई इतना ज्यादा बारे चीन के बारे में हम जानते नहीं है, तो हम किसी भी प्रांत में पैदा कर दें, इसको हुनान प्रांत में पैदा कर दो। अब इनके शब्द भी बड़े ना अजीब से होते हैं, कई बार इनके शब्द है ना बोली में नहीं आते। वहां बच्चों के नाम है ना चीन के अंदर, वो भी अजीब तरीके से रखे जाते हैं। अपने यहाँ नाम जब रखे जाते हैं तो बड़े तरतीब से और एक अनुष्ठान के रूप में रखे जाते हैं, वहां ऐसा नहीं होता। वहां बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते जिस प्रकार की पहली आवाज आई, वही क्या हो जाता है? उस बच्चे का नाम हो जाता है। जैसे पहले बिल्ली बोल गई तो मी म्याऊ म्याऊ, जैसी भी वो बोली थी ना बिल्ली, वो नाम ऐसे हो जाता। कोई बर्तन बाज गया, बर्तन बज गया, चंद थाली बज गई, कोई वैसे नाम रख दी जाते हैं। तो जिस प्रकार की पहली ध्वनि आती है, वही उस बच्चे का क्या होता है? नाम। तो हो सकता है कोई म्याऊ बोली हो उस टाइम, है ना, म्याऊ बोली तो इसका नाम म्याऊ के हिसाब से ऐसा ही रख दिया गया। फिर उसके कोई घंटी बोली होगी तो वैसा नाम, माओ से तुंग। माओ से तुंग एक किसान परिवार का था, लेकिन उम्मीदें बड़ी थी
तो पढ़ता पढ़ता और एक दिन नौकरी लग गया, और वो भी बीजिंग विश्वविद्यालय में। और वहां बना भी तो वहां का लाइब्रेरियन या सहायक लाइब्रेरियन कह लो, यानी लाइब्रेरी में एक कर्मचारी था माओ त्से-तुंग, चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर। और उसी दौरान इसको बहुत सारी किताबें जो पढ़ने का मौका मिला, उसमें उसने कौन सी किताब में इसको पसंद आई, जो किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। और देखिए वाकई में ये मार्क्स है ना, ये जो व्यक्ति इसको पढ़ लेता है ये उसके मस्तिष्क के ऊपर छा जाता है। तो ये खुद ओपियम है। कौन सा? मार्क्सवाद। ये खुद एक अफीम है। जैसे रोमांद ओरा बोलता है कि मार्क्सवाद खुद क्या है? बुद्धिजीवियों की एक अफीम है। तो ऐसा ही बुद्धिजीवी माओ था, जिसके मस्तिष्क पे कब्जा किसने कर लिया था? कार्ल मार्क्स ने कर लिया था। बाद में जब मार्क्स ने कब्जा कर लिया इसके मस्तिष्क में, तो 1921 के आसपास चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। अपने 25 के आसपास हुई थी। तो उसका ये फाउंडर मेंबर था माओ त्से-तुंग, लेकिन छोटा पदाधिकारी था। धीरे धीरे करते करते और इसने उस पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया तो पहली जो बड़ी घटना हुई वो 1934 में हुई। 34 में बड़ी घटना यह हुई कि चीन में दो प्रकार की शक्तियां काम कर रही थी। एक थी कोमिंतांग और दूसरी थे साम्यवादी। 1911 से पहले चीन राजतंत्रात्मक था। 1911 में चीन में एक युद्ध हुआ, और ये युद्ध हुआ सन यात सेन के नेतृत्व में। और सन यात सेन ने चीन को राजतंत्रात्मक से क्या बना दिया? गणतंत्रात्मक बना दिया। उस गणतंत्र का मुखिया बन गया सन यात सेन। और जब ये गणतंत्रात्मक युद्ध हो रहा था राजतंत्र के खिलाफ, उस टाइम माओ मार्क्सवादी नहीं था। उसने कौन सी सेना में भाग लिया था? सन यात सेन की गणतंत्रवादी सेना में एज ए सैनिक भाग लिया था। हालांकि वो बहुत बड़ा नहीं था उम्र में, लेकिन बाद में वो किससे जुड़ गया? साम्यवादियों से। सन यात सेन का नेतृत्व तो क्रांतिकारी था, मतलब अच्छा था, लोगों को पसंद भी था, ये पॉपुलर लीडर था। सन यात सेन के बाद इस कोमिंतांग का जो पार्टी थी उसका नेतृत्व जो संभाला, वो संभाला, क्या नाम उसका? चियांग काई शेक ने। अब इनके नाम चाउ एन लाई, चियांग काई शेक, अजीब अजीब से नाम है। अब ये जब कोमिंतांग नेतृत्व कर रहे थे और ये साम्यवादी थे, तो शुरुआत में इनके समझौता हुआ, और समझौता जो करवाया वो स्टालिन ने करवाया। स्टालिन ने चीनी मार्क्सवादियों से कहा कि आपको किसका साथ देना है? चियांग काई शेक। अब साथ क्यों देना है, इसकी मूल वजह क्या है, हम ये देखते हैं। पहले तो कोमिंतांग और साम्यवादी एक साथ क्यों रहेंगे? मूल झगड़ा है वो है जापान। जापान ने एक युद्ध किया था 1905 में, और इस युद्ध में रूस को बुरी तरह से हराया था। रशियन, हालांकि उस टाइम वहां जार राज किया करता था, जार का शासन था, नहीं राजतंत्र था 1905 में। लेकिन तब से ना ये रशियन किससे डरते हैं? जापानियों से डरते हैं। ये बहुत बड़ी विजय थी एशियन देश, एक देश की, एक यूरोपियन देश के ऊपर विजय थी, क्योंकि रशियन मूलतः कौन सा देश है? यूरोपियन। इसका बस फालतू बेकार पार्ट है वो एशिया में पड़ता है। तो तब से ना रशियन इनसे बड़ी घृणा करते हैं जापानियों से, और इन जापानियों ने किनको हरा रखा है कई बार? चीन को भी। तो ये स्टालिन ये चाहता था कि कोमिंतांग और ये लड़ेंगे तो चीन कमजोर हो जाएगा। चीन के कमजोर होते इस पे फिर अटैक कौन करेगा? तो इसने साम्यवादियों से कह रखा था कि अगर तू मेरे भाई हो तो हमें बाप की सौगंध लागेगी थे, किसका साथ देना है? कोमिंतांग का। तो तुम भी साम्यवादी और मैं भी साम्यवादी। तो ये मजबूरी में ना ये माओ जैसे लोग कोमिंतांगों का साथ दिया करते थे। लेकिन 1934 में माओ जैसे लोगों ने सोचा कि अपन क्या कर सकते हैं, कोमिंतांग को हटा सकते हैं।
तो उन्होंने क्या किया, चांग काई शेक के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, कोमिंतांग सरकार के खिलाफ, चांग काई शेक के खिलाफ। वो सन्यासी तो पहले ही मर चुका था। तो फिर कोमिंतांग ने इनका बहुत बुरी तरह से उस पार चांग काई शेक ने सफाया किया था साम्यवादियों का, और इन्होंने क्या किया था, सीधा युद्ध शुरू कर दिया था चीनी सरकार के खिलाफ। साम्यवादियों ने डायरेक्ट क्रांति कर दी थी। परिणाम ये निकला कि 60-70 हजार साम्यवादियों को मौत के घाट उतार दिया किसने, चांग काई शेक ने। अब क्या किया, साम्यवादी इस चांग काई शेक से डरते हुए और पहाड़ों में भाग गए और गांवों के अंदर जाके छिप गए और जंगलों में छिप गए। अब जब ये पहाड़ों में जंगलों में छिप गए तो इन्होंने कहा कि ये है हमारा लॉन्ग मार्च, या इसको हम क्या बोलते हैं, महाप्रस्थान बोलते हैं। ऐसे लॉन्ग मार्च से प्रेरित है, ऐसा ही महाप्रयाण बुद्ध ने किया था जब उसने घर छोड़ दिया। ऐसी लॉन्ग मार्च की चर्चाएं तब हम पढ़ते हैं जब नेपोलियन ने पेरिस पे लॉन्ग मार्च किया था। जब मुसोलिनी कहां पहुंचा था, रोम पहुंचा था, वो रोम मार्च था। तो ये लॉन्ग मार्च था। साम्यवादी तो डर की वजह से भागे थे, लेकिन नाम क्या दिया, लॉन्ग मार्च का। ये शहरों को छोड़ के और मुख्य जगहों को छोड़ के गांव में, पहाड़ों में और जंगलों में भाग गए थे। तो ये था लॉन्ग मार्च। ये लॉन्ग मार्च किसके टाइम हुआ, माओ से तुंग भी इस लॉन्ग मार्च में शामिल था। चांग काई शेक बोला ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये तो मृत्यु से भागे हुए डरते हुए लोग हैं, ये क्या का लॉन्ग मार्च है, ये कोई शासन सत्ता में थोड़ी आया है, या कोई इन्होंने कोई नई चीज की प्राप्ति थोड़ी की है, ये तो मौत का प्रस्थान है, महाप्रस्थान है नहीं है। तो खैर इन बिटवीन वाकई में ये था तो महाप्रस्थान, लॉन्ग मार्च, इस दृष्टि से कि अब इनको पता चल गया था कि हम कोमिंतांग सरकार से सीधा युद्ध नहीं कर सकते। तब इन्होंने फिर एक नई पद्धति निकाली। इन्होंने शहरों की बजाय गांवों को अपना केंद्र बना लिया और किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। और दूसरा, उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध की बजाय गुरिल्ला वार शुरू कर दिया, छापामार युद्ध पद्धति शुरू कर दी। और धीरे धीरे इन्होंने एक बहुत बड़ा अपना खुद का संगठन खड़ा कर लिया चीन के अंदर। लेकिन इस संगठन ने 1939 से लेके और 1945 तक कुछ नहीं किया, चुप रहे ये। क्यों रहे, क्योंकि अभी जो मूल मुद्दा है वो पड़ोसी देश है। क्योंकि मंचूरिया के ऊपर किसने हमला कर दिया, जापान ने। तो अभी इन सब का दुश्मन एक ही है, और वो दुश्मन कौन है, जापान। इसलिए एक रहे। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो सत्ता के बंटवारे को लेकर चर्चा चली। तो चांग काई शेक बोला कि अब, क्योंकि देखिए चीन जीतने वालों में था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चीन विजेता था। हारा कौन था, जर्मनी, इटली और जापान हार गया था, चीन जीत गया था। तो चांग काई शेक की जय जयकार होती चारों तरफ। लेकिन अंदर चांग काई शेक की कोमिंतांग जो सरकार थी वो खोखली हो चुकी थी। और ऐसे मौके के ऊपर उसके ऊपर हमला किसने कर दिया, माओ त्से तुंग के लोगों ने कर दिया। और चांग काई शेक को फिर मुख्य भूमि छोड़ के, और अपने एक चीन का द्वीप था जिसको हम फार्मोसा कहते हैं, और इस फार्मोसा का नाम आजकल क्या है, ताइवान है। हम इसको फार्मोसा बोलते हैं। ये ताइवान चला गया चांग काई शेक, और तब से ताइवान क्या है, एक बिल्कुल अलग देश है। हालांकि पार्ट वास्तव में किसका है, हकीकत यह है कि ये चीन का पार्ट है। चांग काई शेक जान बचाने के लिए वहां भागा था। तो ये था ताइवान, और ये क्रांति हुई थी 1949 में, अक्टूबर की क्रांति बोलते हैं। अक्टूबर 1949 में क्रांति हुई थी, जब माओ त्से तुंग ने चीन के ऊपर कब्जा कर लिया। ये चांग काई शेक फार्मोसा भाग गया और एक नए देश फिर अस्तित्व में आएगा जिसका नाम था ताइवान। अब आपने कभी यूएन का इतिहास पढ़ा है? यूएन की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, 5। इन 5 में जो स्थायी सदस्य था वो कौन था, 1971 तक ताइवान था। बाद में अमेरिका और चीन की आपस में दोस्ती हुई, और फिर वर्तमान जो चीन है जिसको हम पीपल्स रिपब्लिक चाइना बोलते हैं, जनवादी चीन बोलते हैं, माओ त्से तुंग वाला, वो सदस्य बना था बाद में सुरक्षा। उससे पहले वो यूएनओ का सदस्य ही, तो इसको पश्चिमी देशों ने मान्यता नहीं दी थी। पश्चिमी देश चीन किसको बोलते थे, ताइवान को बोलते थे। तो ये था ताइवान। ऐसे करके और माओ त्से तुंग ने 1949 में
चीन के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसको हम बोलते हैं जनवादी चीन। और ये जो माओ त्से-तुंग है, इसने जो कुछ सीखा ना, तो ये खुद कहता है कि मैं किसी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी नहीं हूं, बल्कि मैं तो जंगलों की विश्व यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा हुआ। मैंने जो कुछ सीखा है ना, वो व्यवहारिक रूप से धक्के खा के ही सीखा है, कुओमिंतान सरकार से लड़ते हुए सीखा है। तो सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं होते, होते हैं कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसने सारा कुछ अपने कर्मों से हासिल किया है, इसके सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी इन्हें इसके सिद्धांत वाकई में गजब के थे, जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम इस माओ त्से-तुंग की आज हम चर्चा करें। अभी तक इतना पूछा जा सकता है, ये कुओमिंतान 1949 की क्रांति, 1934 का लॉन्ग मार्च। अब हम पहले माओ त्से-तुंग की पुस्तकें कर लेते हैं। माओ जब sun यat-सेन के नेतृत्व में गणतांत्रिक सेना में था 1911, 1718 में जाते जाते चीन के बीजिंग विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में क्या बन गया, सहायक लाइब्रेरियन बन गया। उसके बाद 2-1 साल बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, तो उसका सदस्य बन गया। 34-35 तक आते आते उस पार्टी के ऊपर इसने कब्जा कर लिया। 34 में ये महाप्रयाण लॉन्ग मार्च कर गया, और 1949 में इसने क्या करवा दी, क्रांति। अगर हम तरतीब से देखें तो ये कुछ घटनाएं, कई बार घटनाएं पूछ ले इसके जीवन से, तो ये थी। और अब हम इसकी बुक्स कर लेती हैं। इसकी बुक्स है न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, और एक फेमस इसकी पुस्तक है, वो है पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें इसकी। आमतौर पे जो पूछी जाती है वो ये वाली पूछी जाती है, कौन सी, न्यू डेमोक्रेसी पूछी जाती है इसकी। सीधा ही आता है कि नव लोकतंत्र का सिद्धांत किसका है। तो हम दिमाग में सोचते हैं नव लोकतंत्र, नवीन लोकतंत्र, तो हम किसी ने वेस्टर्न थिंकर के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि माओ तो साम्यवादी है, ये तो तानाशाही व्यवस्था, इसमें लोकतंत्र होता ही नहीं है। तो फिर ये विचार कहां से आ गए। तो खैर, ये न्यू डेमोक्रेसी इसकी पुस्तक का नाम है। नव लोकतंत्र कई बार बहुत ही पूछा जाता है, तो जब लोकतंत्र का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको न्यू लगा आ जाए, तो वो किसका है, माओ का। ये ध्यान रखना, वरना हमारी नजर में माओ आता ही नहीं है, क्योंकि माओ को तो हम लोकतांत्रिक है मानते नहीं है। तो नव लोकतंत्र हमें सोचेंगे कोई नया सिद्धांत आया होगा, कोई वेस्टर्न थिंकर लाया होगा, तो इसके कंफ्यूजन में मत रहना। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, अंतर्द्वंद के ऊपर लिखी हुई है। और ये एक नए प्रकार की डिक्टेटरशिप है जिसकी हम चर्चा करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। तो एक तरफ लोकतंत्र है, देखो तीनों ही आपस में शब्द है। पहले इसको बीच में पकड़ते हैं, डेमोक्रेसी है, तो स्वाभाविक है डेमोक्रेसी होगी, वो किसकी होगी, लोगों की होगी। तो ये क्यों लिखा फिर इसने। और फिर जब डेमोक्रेसी है तो फिर डिक्टेटरशिप तो नहीं हो सकती। तो ये बड़े इसकी मजेदार सी पुस्तक है जिसकी हम चर्चा करेंगे आज। ये 3 बड़ी बड़ी इसकी पुस्तकें हैं जो हम आज चर्चा करेंगे इनकी। अब माओ के विचारों के ऊपर आ जाते हैं, जो बड़े मौलिक हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। किस रूप में देखेंगे आज। माओ, सबसे पहले तो हम इसको चर्चा करेंगे कि इसका जो मार्क्सवाद है ना, वो बिल्कुल देसी प्रकार का है। एक विचारक है कोलाकोवस्की, वो बड़ी जोरदार बात वो लिखता है कि माओ की जो शब्दावली है वो तो कैसी है, मार्क्सवादी है, लेकिन इसके जो मूल्य हैं उनका मार्क्सवाद से कोई संबंध नहीं है। कि शब्दावली उसने जरूर मार्क्स से ले ली है, क्रांति व्रांतियां सब कुछ, लेकिन उसमें जो मूल्य है ना, वो मूलतः मार्क्सवादी है ही नहीं, उसका देशीकरण कर दिया उसने। ये किसके विचार है, कोलाकोस्की के। हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि ऐसे कौन से मूल्य थे, ऐसे कौन से विचारक थे कार्ल मार्क्स के, जो बदल किसने दिए, माओ ने बदल दिए। यहां से चर्चा करते हैं।
सबसे पहली महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की। देखिए, मार्क्सवाद है, ये राष्ट्रवाद की हमेशा से ही खिलाफत करता है। लेकिन जितने भी थर्ड वर्ल्ड के मार्क्सवादी हैं, चाहे वो कोई हो, वो सारे के सारे काय पे बल देते हैं? राष्ट्रवाद। चाहे वो माओ हो, चाहे उत्तरी कोरिया वाले हो, चाहे वो वियतनाम वाला हो ची मिन हो, और चाहे वो आपका ये इस वाला फिदेल कास्ट्रो हो, ये सारे के सारे काय पे बल देते हैं? राष्ट्रवाद। तो पहले हम चर्चा करें मार्क्सवाद का कहना क्या था। मार्क्स का कहना था कि जो राष्ट्रों की सीमाएं खींची गई है, जो राष्ट्रों का निर्माण किया गया है, जो देशों का निर्माण किया गया है, ये एक शासक वर्ग ने, यानी उस लोगों ने किया जिनके पास उत्पादन के साधनों के ऊपर कब्जा है। इसके माध्यम से वो क्या करते हैं? सारी शक्ति हथियार लेते हैं। देश के नाम के ऊपर वो बरगलाते हैं किसको? मजदूरों को। मजदूर जब क्रांति करते हैं तो मजदूरों से कहते हैं क्रांति मत करो, हमारा राष्ट्र क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो वो राष्ट्र के नाम के ऊपर मजदूरों को एकत्रित करते हैं, उनका मानसिक शोषण करते हैं। तो राष्ट्र एक शोषणकारी इकाई है जो कृत्रिम रूप से मिथ्या विचारों के द्वारा पूंजीपतियों ने तैयार की है, ताकि मजदूरों का क्या किया जा सके? शोषण किया जा सके। पीछे जैसे ही अडानी अंबानी वाला ये घोटाला सा हुआ था, तब कौन से विचार आगे आ गए थे? राष्ट्रवाद। तो फिर ना भारत माता को घुसा दिया जाता है एक पूंजीपति के साथ, जबकि पूंजीपति का भारत माता का संबंध है नहीं। तो पूंजीपति अलग मुद्दे, वो आर्थिक मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद के साथ मेल कर दिया जाता है। तो मार्क्स कहता है कि मजदूरों का कोई देश है नहीं होता, इसलिए वो कहता है कि दुनिया के समस्त मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। तो मार्क्सवाद है ना, ये मूलतः काय का समर्थन करता है? अंतरराष्ट्रीयवाद का समर्थन करता है। जबकि माओ है वो काय का समर्थन करता है? राष्ट्रवाद का। तो इसने मार्क्स की बजाय अंतरराष्ट्रीयवाद, राष्ट्रवाद का समर्थन किया। अब ये कौन सा राष्ट्रवाद? चक्कर क्या है दरअसल? देखिए, चीन, पहले आपको समझना पड़ेगा चीन की परिस्थितियां क्या है। चीन में जो शोषण है वो तिहरा शोषण है, 3 प्रकार का है। चीन में एक शोषण है वो औपनिवेशिक है। चीन में जो दूसरा शोषण है वो सामंती है। और जो तीसरा शोषण है वो कौन सा है? बुर्जुआ। 3 प्रकार का शोषण है, औपनिवेशिक शोषण। चीन प्रत्यक्षतः किसी भी यूरोपियन शक्ति के कब्जे में नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अंग्रेजों ने चीन को कई बार बुरी तरह से हराया था। चाहे वो बॉक्सर वाला युद्ध हो जिसमें मुक्के चले थे, या अफीम युद्ध हो, इन सब को चीनियों को, भारत में अफीम पैदा होती थी और चीन में चाय पैदा होती थी। अंग्रेजों ने क्या किया? भारत से सस्ती अफीम खरीदी और किसको देना शुरू कर दिया था? चीनियों को। और चीनियों से उन्होंने क्या लेना शुरू कर दिया था? चाय लेने शुरू, जिसको फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो बेचा करते थे, बहुत भारी फायदा उठाया करते थे। अफीम बेचेंगे महंगे रेट पे, किसको? चीन को। वो पैसा कमा लिया, चीन से उस अफीम के बदले में चाय लेंगे सस्ती और उसको पूरे संसार में बेचेंगे। फिर ऐसे करके, और ये औपनिवेशिक रूप से गुलाम नहीं था, बल्कि दबाव में था किसके? पाश्चात्य देशों के। तो इसके ऊपर जो दबाव था वो ब्रिटिश दबाव था। अब बताओ ब्रिटिश दबाव कैसे था? भारत के माध्यम से ब्रिटेन सीधा दबाव किस पे मारता था? और चीन को युद्धों में हरा देता था। ये जो मैकमोहन रेखा है, अंग्रेज कहते हैं कि ये अंग्रेजों ने तब खींची थी जब उनसे डरते थे। तो हमारे इलाके भी किसने ले लिए थे? ब्रिटेन ने ले लिए थे, क्योंकि ब्रिटेन किस पे काबिज था? भारत के ऊपर। भारत का ये कहना है कि हमने थोड़ी लिए थे, वो तो किसने लिए थे? ब्रिटेन ने। तो हमें जो भारत अंग्रेज सौंप के गए वो किसका है? हमारा है। वो कहते नहीं, वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो वो था जो अंग्रेजों से पहले था, तो ये तो हमारा था जो तुम अपना दावा करते हो कई जगह पर। ये तो अंग्रेजों ने हम पे तब ले लिया था जब हम कमजोर थे, हमें हरा हरा के। तो ये ना बहुत ही डरते थे चाइनीज किससे? ब्रिटिश से। फिर ये
किससे डरते हैं? अमेरिका से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका आया तो इससे डरने लग गए। और इनको सबसे ज्यादा घृणा किस देश से है? जापान। तो जापान ने चीन को कई बार हराया है। तो इनका जो शोषण है वो विदेशों से भी शोषण हुआ करता था। तो इसलिए इन्होंने किसका वर्ण किया? राष्ट्रवाद का। क्योंकि अगर आपको जापान से, ब्रिटेन से और अमेरिका से संघर्ष करना तो आप में काय का प्रचार करना होगा? राष्ट्रवाद का। हमारा देश श्रेष्ठ देश है, हम जापान को हरा सकते हैं, ब्रिटिश और अमेरिका को हरा सकते हैं, पाश्चात्य देशों को। और 1953 के बाद जब स्टालिन मर गया तो क्रुश्चेव आया। क्रुश्चेव आया तो माओ की और क्रुश्चेव की बनती नहीं थी। ऐसे में भी चीन का और रूस यूएसएसआर का भी युद्ध हुआ था उसूरी घाटी को लेके। तो उसमें फिर उन्होंने काय का विरोध शुरू कर दिया था? यूएसएसआर का। तो जबकि साम्यवादी तो आपस में झगड़ते ही नहीं है, जबकि ये दो साम्यवादी देश झगड़ रहे हैं। चीन कह रहा है कि मैं श्रेष्ठ साम्यवादी देश हूं और यूएसएसआर कह रहा है मैं साम्यवाद का नेतृत्व करता हूं। क्रुश्चेव के उस टाइम कह रहे, तब दोनों झगड़े थे आपस में। तो राष्ट्रवाद आना इसलिए जरूरी था कि चीन के ऊपर क्या हावी था? उपनिवेशवादी शोषण हावी था। इसलिए वो क्या लेके आया? राष्ट्रवाद। क्योंकि आपको विरोध करना है, वो वर्गीय संघर्ष नहीं है। यहां इस चीन का शोषण कई प्रकार से हो रहा है। इस चीन का शोषण कर रहे हैं दूसरे देश। तो दूसरे देश अगर आपका शोषण कर रहे हैं तो आपका छुटकारा कैसे पाओगे आप? जब राष्ट्रवाद का प्रचार करोगे। दूसरा इसका शोषण होता था सामंती शोषण, जिसमें सामंत किसानों का शोषण किया करते थे। ये दूसरा शोषण था। तीसरा शोषण था बुर्जुआ शोषण। ये बहुत ही कम होता था इस देश में, क्योंकि ये देश मूलतः औद्योगिक देश है, था ही नहीं। तो कृषि प्रधान देश था। कृषि प्रधान देश है तो यहां दो वर्ग थे, बुर्जुआ और सर्वहारा, पूंजीपति और मजदूर। तो ये मजदूरों का यहां ज्यादा शोषण नहीं होता था, क्योंकि बुर्जुआ बहुत ही कम थे, यहां औद्योगिकरण हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर भी मान लेते हैं एक वर्ग और कौन सा था? बुर्जुआ था। तो यहां तीन शोषणकारी वर्ग मिलते हैं, पाश्चात्य शक्तियां, सामंती शोषण और बुर्जुआ शोषण। तो इन शक्तियों के खिलाफ अगर आपको लड़ना है तो आपको काय का प्रचार करना होगा? राष्ट्रवाद का। तो ये जापान, अमेरिका और किसके खिलाफ लड़ा बाद में? यूएसएसआर के खिलाफ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जापान से और किससे लड़ता था? ब्रिटेन से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 से लेके और लगभग 1970 तक इसके किससे ठनी हुई थी? अमेरिका से। और 70 के बाद ये किससे झगड़ने लग गया था? तो ये राष्ट्रों के आपसी झगड़े थे। तो मार्क्स कहता है कि वर्ग झगड़ते हैं। हम यहां देख रहे हैं आपस में कौन झगड़ रहे हैं? राष्ट्र झगड़े। तो स्वाभाविक है कि इसका सामना किस प्रकार से किया जाता है? राष्ट्रवाद के हिसाब से। ठीक है। तो हमने तीन प्रकार के शोषण की चर्चा कर ली। तो हमने पहला जो एक नई चीज देखी वो देखा कि जो माओवाद है वो बेसिकली क्या है? एक राष्ट्रवाद है। जबकि मार्क्सवाद राष्ट्रवाद है नहीं है, लेनिनवाद भी राष्ट्रवाद है नहीं है। दूसरा है सर्वहारा का अधिनायकवाद। इसकी और भी चर्चा कर लेंगे अपन। ये कहते हैं सर्वहारा का अधिनायकवाद एक कैसी अवस्था है? स्थायी अवस्था है, संक्रमणकालीन है? सॉरी, मैं स्थायी तो कोई अवस्था नहीं है, ट्रांजैक्शनल पीरियड है, थोड़े से समय के लिए आएगा। मार्क्स ने पुस्तक लिखी गोथा प्रोग्राम, और उस गोथा प्रोग्राम में बहुत अच्छी तरह से काय का वर्णन किया गया? प्रोलेटरिएट की डिक्टेटरशिप, सर्वहारा या मजदूरों की दादागिरी, मजदूरों की तानाशाही, सर्वहारा का अधिनायकवाद। ये एक संक्रमणकालीन अवस्था है। जिस दिन अंतिम बुर्जुआ समाप्त हो जाएगा, उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लग जाएगी, उस दिन सर्वहारा का अधिनायकवाद चला जाएगा और उसकी जगह बताओ कौन सी अवस्था आएगी? साम्यवादी अवस्था आ जाएगी, जिसमें न राज्य होगा और न ही वर्ग होंगे, न ही वर्ग शोषण होगा, न धर्म होगा, न निजी पूंजी होगी। ऐसी अवस्था साम्यवाद आएगी। लेकिन उससे पहले क्या आएगा? सर्वहारा का, मजदूरों की दादागिरी आएगी, ताकि पूंजीपतियों को अंतिम रूप से मारा जाके उनके विचारों को खत्म किया जा सके। ये संक्रमणकालीन अवस्था है। अब आ गया माओ। माओ बोला कि सर्वहारा का अधिनायकवाद है ना, ये लंबे चलने वाला संघर्ष है, ये कोई संक्रमणकालीन अवस्था नहीं है। हो सकता है कि कई बार ये कब तक रखनी पड़े? शताब्दियों तक रखनी पड़ेगा। ये एक रुक रुक कर चलने वाला लहरों की तरह है, कभी शांत हो जाएगा, कभी
तेज हो जाएगा। तो इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है कि सर्वहारा का अधिनायकवाद कितने समय तक रहेगा, संक्रमण काल में उस तक। एक बहुत ही लंबा संघर्ष है जो कितने तक चल सकता है, सैकड़ों सालों तक भी रह सकता है। ठीक है, दूसरा इसने सर्वहारा के अधिनायकवाद की चर्चा की, ये शताब्दियों तक रहेगा। तीसरी इसकी चर्चा है वो ये कर लेते हैं, किसान व मजदूर। ये आपको पता है कि नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, चीन में किसान होंगे, क्योंकि चीन मूलतः कैसा देश है, एक सामंती। देखो चीन वैसा ही देश था। चीन की जो प्रोग्रेस हुई है, ये मेन प्रोग्रेस तो 1978 के बाद हुई है, और 78 के बाद भी 1990 के बाद ज्यादा तेजी से हो गई है। लेकिन चीन भारत से भी गरीब देश था जब तक माओ जिंदा था। हालांकि शक्तिशाली थोड़ा हो गया था, लेकिन था गरीब, भारत से भी ज्यादा गरीब था। तो ये मूलतः एक कृषि प्रधान देश था, उद्योग तो यहां बहुत ही कम थे। तो ये सामंती शोषण यहां भारी था। तो सामंतवाद होता है वहां, दूसरा शोषित वर्ग कौन सा होता है, किसान होता है। तो ये कहता है नेतृत्व कौन करेगा, सामंत है। सामंतवाद को खत्म करना है तो किसान नेतृत्व करेंगे, और मजदूर उनके क्या होंगे, छोटे भाई होंगे। तो किसान हरावल दस्ते में होंगे। चौथा इसने जो परिवर्तन किया मार्क्सवाद में, वो किया ग्रामीण जन। कि ग्रामीण जन महत्वपूर्ण होंगे, शहरों के लोग महत्वपूर्ण नहीं होंगे। अब मार्क्सवाद की चर्चा करते हैं। मार्क्स कहता है कि क्रांति कौन करेंगे, सर्वहारा करेंगे। कौन से देशों में करेंगे, जो औद्योगिकृत रूप से विकसित देश है, और वो सारे मजदूर उद्योगों में काम करने के लिए बड़े बड़े शहरों में आ गए। तो क्रांति का नेतृत्व शहरी मजदूर करेंगे। माओ कहता है कि क्रांति का नेतृत्व किसान करेंगे, और किसान कहां रहते हैं, गांव में रहते हैं। ठीक है। नंबर 5, ये खुद कहता है कि इन फ्यूचर नेतृत्व करेंगे वो कौन से देश करेंगे, विकासशील देश करेंगे। ये ना शक्तिशाली हो जाएंगे, इन देशों को एक हो जाना चाहिए। जबकि ऐसी कोई एकता की चर्चा कौन नहीं करता, मार्क्सवाद तो नहीं करता। ये कहता है कि दो प्रकार के देश हैं, एक हैं शहर और दूसरे हैं गांव। ये कहता है विकसित देश है ना वो क्या है, शहर है, और विकासशील देश है वो गांव है। तो क्या इन गांवों को किसको घेर लेना चाहिए, शहरों को घेर लेना चाहिए। तो ये कौन से है, ये विकसित और विकासशील देशों के मध्य युद्ध की भी चर्चा करता है। जैसे ऐसी कोई चर्चा कौन नहीं करके गया है, मार्क्स नहीं करके गया। तो ये विकासशील देशों की श्रेष्ठता की चर्चा करता है। और देखें, अब ये आ गया औद्योगिकृत देश। इस संदर्भ में माओ में और आप बताओ कार्ल मार्क्स में क्या फर्क है, उद्योगों के बारे में, औद्योगिकृत देशों और क्रांति के बारे में माओ और इसमें क्या फर्क है मार्क्स में। मार्क्स कहता है जो क्रांति होगी वो कौन से देशों में होगी, औद्योगिकृत देशों में पहले होगी। जबकि माओ कहता है कि जरूरी नहीं है कि किसी देश औद्योगिक होगा तो इसमें क्या होगी, क्रांति। सामंती देशों में भी क्रांतियां करवाई जा सकती है, क्योंकि वहां जो शोषण है वो सामंत कर रहे हैं, किसका शोषण कर रहे हैं, इसका। तो ऐसे करके काउसी ने कहा कि भले इसकी शब्दावली कैसी हो, मार्क्सवादी हो, लेकिन इसके मूल्य मार्क्सवादी नहीं है। इसने व्यापक परिवर्तन कर दिया था मार्क्सवाद के अंदर। तो ऐसे परिवर्तनों में एक मुख्य परिवर्तन कौन सा है, राष्ट्रवाद। दूसरा है सर्वहारा का नायकवाद। संक्रमण का छोटी अवस्था नहीं है, बल्कि शताब्दियों तक भी जा सकता है। किसान वाला है ना, ये एक बिल्कुल मौलिक चीज है कि किसान होंगे अग्रणी और मजदूर होंगे उनके छोटे भाई। फिर ग्रामीण जन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, विकासशील देश है वो मुखिया होंगे। और कौन से देश, औद्योगिकृत देशों के बजाय क्रांतियां कहां हो सकती है, पिछड़े विकासशील सामंती देशों में भी क्रांतियां हो सकती है। तो कुल मिला के ये जो माओवाद है ये राष्ट्रवादी मार्क्सवाद है, हम ये कह सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विचार है राष्ट्रवाद वाला। तो एक बार विराम दें, आगे बढ़े, एक बार विराम देते हैं, फिर माओ को कंप्लीट करके ही माने। चल ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।